ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मूड ऑफ वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में ये मूड्स आखिर होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके यूजेस किस तरह के हैं। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मूड आखिर होता क्या है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेबीज ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीते हैं। ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो कि एक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे दूध पीते हैं। इस सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है, जिसका मतलब है पीते हैं, चूंकि एक फैक्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए इसे हम इंडिकेटिव मूड में होना समझते हैं। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ बच्चे हैं और मुझे कहना है कि बच्चों दूध पी लो, यानी कि बच्चों दूध पियो। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बेबीज ड्रिंक मिल्क। ये सेंटेंस हूबहू पहले वाले सेंटेंस जैसा ही है, लेकिन ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में बेबीज के बाद एक कॉमा का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को संबोधित करके कह रहे हैं कि बच्चों दूध पियो। यहां हमें बच्चों कहने के बाद कुछ देर रुकना पड़ता है। तो क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं कि सिर्फ एक कॉमा के यूज करने से हमारे सेंटेंस का पूरा मूड ही हो गया है। पहले वाले सेंटेंस का अर्थ था बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ है बच्चों दूध पियो। पहले वाला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस था क्योंकि वो एक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ था, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है, यानी कि आज्ञा है। तो पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है वो इंडिकेटिव मूड में है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब ड्रिंक है उसे इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मूड इज द मोड और मैनर in which the action denoted by the verb is represented। यानी कि मूड एक तरीका है जिसमें क्रिया द्वारा दर्शाए गए कार्य का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में मूड्स हम किन्हें कहते हैं। चलिए अब हम मूड के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मूड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर में मूड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंडिकेटिव मूड, दूसरा इंपेरेटिव मूड और तीसरा सब्जंक्टिव मूड। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इंडिकेटिव मूड को अच्छे से समझते हैं। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द इंडिकेटिव मूड इफ इट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क्स अ क्वेश्चन और एक्सप्रेसेस अ सपोजिशन विच इज एज्यूम्ड एज ए फैक्ट। यानी कि एक वर्ब इंडिकेटिव मूड में कहलाता है अगर वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को दर्शाता हो, यानी कि एक तथ्यात्मक कथन को दर्शाता हो, या फिर एक क्वेश्चन पूछता हो, या नहीं तो फिर एक ऐसी कल्पना को दर्शाता हो जिसके पॉसिबल होने की संभावना हो। पहले वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखिए। ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह रोज फुटबॉल खेलता है। ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, एक तथ्यात्मक कथन है, इसीलिए इसे हम इंडिकेटिव मूड में होना समझते हैं। उसी तरह ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, वह रोज फुटबॉल नहीं खेलता है। यह भी एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, इसीलिए इसे भी हम इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे वाली कंडीशन के एग्जांपल्स को देखिए। डज ही प्ले फुटबॉल डेली, क्या वह रोज फुटबॉल खेलता है। डू यू स्टडी प्रॉपरली, क्या तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो। चूंकि ये सेंटेंसेस एक क्वेश्चन आस्क करते हैं, इसीलिए इन्हें भी इंडिकेटिव मूड के अंतर्गत रखा जाता है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव मूड में भी कहा जा सकता है। अब तीसरे वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं, यानी कि वैसे सपोजिशन जिन्हें एक फैक्ट एज्यूम किया जा सके, मतलब वैसी कल्पना जिन्हें एक तथ्य माना जा सके, जिसके संभव होने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अभी बारिश हो नहीं रही है, ये बस एक कल्पना है जिसके संभव होने की पॉसिबिलिटी है। क्या बारिश हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो ये इंडिकेटिव मूड में है। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो ये भी एक कल्पना है, लेकिन इसे इंडिकेटिव मूड में समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके संभव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है।
क्या मैं चिड़िया हो सकता हूँ? नहीं हो सकता, इसीलिए ये इंडिकेटिव मूड में नहीं है। इस तरह के मूड को हम सब्जंक्टिव मूड में होना समझते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इंडिकेटिव मूड के बारे में आप एक बात नोट कर लीजिए कि मूड्स की तीनों कैटेगरीज में एकमात्र इंडिकेटिव मूड ही एक ऐसा मूड है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करता है। यानी कि एकमात्र इसी मूड में वर्ब अपने फॉर्म को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करता है। बाकी के दो मूड्स यानी कि इंपेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। हालांकि इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि इंडिकेटिव मूड को तो अब तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम मूड्स की सेकेंड कैटेगरी इंपेरेटिव मूड को डिटेल में समझते हैं। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द इंपेरेटिव मूड इफ इट एक्सप्रेसेस अ कमांड और ऑर्डर और एन एडवाइस और सजेशन और अ रिक्वेस्ट और प्रेयर। यानी कि एक वर्ब इंपेरेटिव मूड में कहलाता है अगर वो एक कमांड या ऑर्डर यानी कि आज्ञा को व्यक्त करे, या एक एडवाइस या सजेशन यानी कि एक सलाह को व्यक्त करे, या फिर एक रिक्वेस्ट या प्रेयर यानी कि प्रार्थना को व्यक्त करे। पहले वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब्स ब्रिंग, गो, ओपन एटसेट्रा जो हैं, चूंकि ये एक कमांड या ऑर्डर यानी कि आज्ञा को व्यक्त करते हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पर इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। चलिए अब हम दूसरे वाले कंडीशन के एग्जांपल्स को देखते हैं जिनमें एक एडवाइस या सजेशन होता है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लें। स्लीप वेल, अच्छी नींद लें। ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर कोशिश करें। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब्स टेक, स्लिप, ट्राई एटसेट्रा जो हैं, चूंकि ये एक एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह को व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पर इंपेरेटिव मूड में होना समझा जाता है। चलिए अब हम तीसरे वाले कंडीशन के भी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिनमें एक रिक्वेस्ट या प्रेयर यानी कि प्रार्थना होती है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर रहम करें। प्लीज लेट हिम गो, कृपया उसे जाने दें। चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस से एक रिक्वेस्ट या प्रेयर का बोध होता है, इसीलिए इन्हें भी इंपेरेटिव मूड के अंतर्गत रखा जाता है। अब एक बात पर आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस में ब्रिंग एक वर्ब है और अ ग्लास ऑफ वाटर एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, और हम जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब्स से शुरू होते हैं उनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। गो देयर मीन्स यू गो देयर। प्लीज हेल्प मी मीन्स यू प्लीज मी। अब इंपेरेटिव मूड के बारे में एक बात और नोट कीजिए कि इंपेरेटिव मूड में वर्ब हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। वर्ब हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। जैसे रवि स्कूल जाता है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और इंडिकेटिव मूड में है, इसीलिए इसकी इंग्लिश होगी रवि गोज टू स्कूल। यहाँ पर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की है क्योंकि यहाँ पर वर्ब इंडिकेटिव मूड में है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो करता है। लेकिन अगर हमें कहना हो कि रवि स्कूल जाओ, तो ये एक आज्ञा सूचक वाक्य है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसकी इंग्लिश होगी रवि गो टू स्कूल। यहाँ पर वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आया है क्योंकि ये यहाँ पर इंपेरेटिव मूड में है, सब्जेक्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंपेरेटिव मूड का भी कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा।